हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। मैं सुंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं एनसीईआरटी स्टडी एवन के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए तो आज हम सीखते हैं 12th चैप्टर। और चैप्टर नंबर 12 क्या है आपका, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। हमारी प्रकृति में ऐसी काफ़ी सारी परिघटनाएं हैं जिसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें पहला हमारा टॉपिक रहेगा तड़ित। तड़ित मानी होती है जो बिजली गिरती है उसे बोलते हैं तड़ित। ठीक है, तड़ित या तड़ित झंझावत। उसके बाद में आवेशों के बारे में चर्चा करेंगे कि समान आवेश में कैसी प्रतिक्रिया होती है, विपरीत आवेश में कैसी प्रतिक्रिया होती है। और एक और परिघटना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी भूकंप। क्या है? भूकंप। ठीक है ना, भूकंप हो गया, उनके बारे में भी थोड़ा हम अध्ययन करेंगे कि वो किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से उनसे बचा जाना चाहिए। ठीक है, ये जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं ये कभी भी किसी भी समय हो सकती हैं, तो इनके बचने के क्या क्या उपाय होती है, तो कैसे कैसे होती है वो सब जाने। उत्पन्न होने के कारण क्या हो सकते हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों सीखते हैं आज को जो हमारा चैप्टर है 12th नंबर, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। आप लोगों ने देखा होगा भाई, पिछले वाले अध्ययन में भी आपने कुछ अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम दो विनाशकारी परिघटनाओं तड़ित और भूकंप पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, किस पर चर्चा करेंगे? दो खतरनाक और विनाशकारी घटनाएं हैं, पूरे संसार को तबाह कर देने वाले दो घटनाएं हैं। ठीक है, एक तो तड़ित है और एक भूकंप है। भूकंप तड़ित तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में गिरती है, ठीक है ना, माने जहाँ पे भी गिरती है तो थोड़े से एरिया को डैमेज करती है। लेकिन जो भूकंप है, क्या है? भूकंप है, ये बहुत खतरनाक है। ये एक काफी बड़े एरिया को क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर किसी सिटी के अंदर आ गया जहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो हालत खराब कर देगी। ठीक है ना, क्या खराब हो जाएगी? हालत खराब कर देगी बिल्कुल। वहां जन हानि भी होती है, पैसों की हानि भी होती है, पशुओं की हानि भी होती है, हर किसी प्रकार की हानि होती है जब क्या आता है आपका भूकंप आता है तब। ठीक है ना, क्या आता है? भूकंप आता है तब जाके, है ना। चलेगा तो इसका अध्ययन करते हैं थोड़ा। पहले अपना ये जो टॉपिक है वो है आपका तड़ित। क्या है मेरे भाई? तड़ित है। ठीक है ना, क्या है? तड़ित है। तो तड़ित के बारे में सीखेंगे जरा थोड़ा सा, चलेगा। मानी विद्युत के तार ढीले हो जाते हैं जाने पर, आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक होती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने रॉकेट में प्लग के आपने सॉकेट में प्लग के, जो सॉकेट होता है अपने घरों के अंदर लाइट का, जिसमें हम क्या डालते हैं? वायर डालते हैं। में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलती है। प्लग में क्या ढीले होने पर भी क्या निकलती है? चिंगारियां निकलती देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी, तड़ित जो होती है वो भी एक बहुत बड़ी स्तर की विद्युत चिंगारी है। क्या है? तड़ित भी जो है एक बहुत बड़े स्तर की विद्युत चिंगारी है जो कि आसमान से गिरती है, आसमान से गिरती है। प्राचीन काल में मानी पहले के समय में, बहुत पहले के समय में, प्राचीन काल मानी पहले के समय में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे। इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे कि क्या हो रहा है। ठीक है, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। किसके कारण हुआ है? भगवान के क्रोध के कारण ऐसा हुआ है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों बादलों में आवेश के एकत्रित होने से, बादलों में आवेश के एकत्रित होने से पैदा होती है। जो तड़ित है, बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए। हमें किससे नहीं डरना चाहिए? तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है ना, क्या करनी चाहिए? इनके घातक चिंगारियों से हमें क्या करना चाहिए? बचाव करना चाहिए। डरना तो कतई नहीं चाहिए, जो डर गया वो पहले ही मर गया। ठीक है ना, आगे है मानी चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे। जो ये चिंगारी है उनके विषय में हम तो नहीं जानते थे, भारतवासी तो नहीं जानते थे, लेकिन कौन जानते थे? यूनानी। 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व का मतलब हो गया 2000 कितनी चल रही है? 2024 तो ये चल रही है, और 600 ईसा और जोड़ दो इसमें, मानी आपका हो गया
2624 साल पहले की बात चल रही है। कितने साल पहले की? ईसा के पूर्व, मानी 600 ईसा के पूर्व में चल रहा है। तो ईसा को जन्मे 2024 हो गए हैं और उनके पहले क्या था, ये 600 साल पहले की बात चल रही है। भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एम्बर एक प्रकार की राल को फर एम्बर एक प्रकार के राल को फर एक प्रकार की फर से रगड़ने पर फर से किससे फर से रगड़ने पर किससे फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। एम्बर का मतलब होता है, आप लोगों ने पेन वगैरह देखा है, बालों से रगड़े और अगर यहाँ नीचे करें तो मिट्टी को क्या कर लेती है, कैच कर लेती है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को कैच कर लेती है। हल्की जैसी वस्तुओं को क्या करती है, आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, माने चिपका लेती है, कर लेती हैं। और आपने यह देखा होगा कि जब हम जब आप उनकी अथवा पोलिएस्टर ऊनी सॉरी उनकी नहीं ऊनी ऊनी होते हैं ना, ऊनी अथवा पॉलिस्टर, ठीक है ना, पॉलिएस्टर या पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। आपके बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट 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 किसकी ध्वनि, चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, चिंगारी तक देख सकते हैं। 1752 में सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है, अमेरिका के वैज्ञानिक है। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। कितने साल लगे, इस तथ्य के साकार होने में 2000 साल लग गए। कितने साल लग गए, 2 के ईयर लग गए। कितने ईयर लग गए मेरे भाई, 2 के ईयर लग गए, है ना, कितने ईयर लग गए, 2 के ईयर। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। मुझे आश्चर्य है कि इस समानता को ज्ञात करने में इतने साल क्यों लगे। वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम होता है। जो वैज्ञानिक खोजें होती हैं, ये थोड़ी है कि जादू है कि चलो हाँ जादू से आज उड़न खटोला बना लिया, ऐसा नहीं है भाई। किसी भी खोज को करने में काफी समय लग जाता है। क्या, किसी भी खोज को करने में काफी समय लग सकता है, ठीक है ना, जल्दी भी खोज हो सकती है। हलवा थोड़ी है कि उठा के खा ले बनने के बाद, है खोजे भाई, समय लगता है। क्या होता है, समय लगता है। माने हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे और हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित है। आकाश में जो तड़ित है, बिजली है, उससे ये किस प्रकार संबंध रखती है, रिलेशन रखती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए आगे। आइए विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों किससे, प्लास्टिक के पैमाने को, प्लास्टिक के स्केल को, प्लास्टिक के पेन को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। जो पैमाना होता है कागज के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, आकर्षित करता है, अपने में चिपका लेता है। मैं करता हूँ एक्सपेरिमेंट, है ही नहीं आता है। देखो अभी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। क्या करके दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। चलिए इस पेन से ये एक्सपेरिमेंट करूंगा, मतलब हो सकता है एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाए, है ना। छोटे छोटे मैंने कागज के टुकड़े लिए, स्मॉल पार्टिकल ऑफ कागज है पेपर, ठीक। देखता हूँ कि प्रैक्टिकल होता है नहीं होता। चार्ज उत्पन्न कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, चार्ज। कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, अभी पढ़ेंगे, है ना, कि इसमें नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव होगा, देखते हैं। ओ माय गॉड,
देखो दिख रहा है ना आपको? हाँ, आहा, चिपक गया भाई साहब, दिख रहा है? दिख रहा नहीं दिख रहा है कागज? ठीक है, देखो परिघटना भी दिखाते हैं, वापस से इसको प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा और जादू लगाते हैं इसमें। आजा आजा जादू आजा, आजा आजा छुमंतर, आजा आजा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिख रहा है? देखो देखो, ओ, ओ माय गॉड, दिख रहा ना? देखो, ओ, चिपक गया, देखो ओ, चिपक गया, जादू हो गया। एक जादू और करते हैं ना एक बार। हट, ज्यादा चार्ज लेता हूँ अभी मेरे बालों में रगड़ के। अभी देखो, दिख रहा है? आप नहीं दिख रहा? देखो, दिख रहा है। ओ माय गॉड, चिपक गया ना? पता नहीं कहाँ से आ गए जादू भाई, मेरे में ऐसे जादू आ जाए हैं? हर किसी को मैं यूं खींच लूं, आ जा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, प्रैक्टिकल था, क्योंकि इसमें चार्ज इकट्ठा हो गया है। क्या हो गया है? चार्ज इकट्ठा हो गया है, उस चार्ज से ये जो कागज के टुकड़े हैं ऊपर खींच चुके हैं। कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। चलिए आगे अपने पास क्या है, रगड़ द्वारा आवेशन। ठीक है, रगड़ द्वारा आवेशन। अभी अभी मैंने क्या किया, मैं इस पेन को कहाँ रगड़ा है? ठीक है, मेरे बालों में रगड़ा है ना? बालों में रगड़ने से आवेश उत्पन्न हो गया, कौन सा? यानी होता है बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए और इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ कर इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा, रिफिल का रगड़ा गया सिरा जो है में दी गई वस्तुओं का, हाँ हाँ इधर है, रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथ, आपके हाथ में, हाथों अथवा किसी धातु की वस्तु से न छुएं। ठीक है ना? माने अपने हाथों में भी नहीं छूना चाहिए। ठीक है, जो रगड़ते हैं वो दूर होना चाहिए, नहीं तो चार्ज जो डिस्चार्ज हो जाएगा। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, भूसे अथवा सरसों के दानों के साथ दोहराइए। आप अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। अब क्या करना है मेरे भाई, आपके प्रेक्षण को भी क्या करना है, नोट करना है। आगे लेते हैं, आगे अपने पास है कि जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश उपार्जित कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित हो जाते हैं या इकट्ठा कर लेती हैं। इन आवेशों को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। इन वस्तुओं की आवेशित को क्या बोलते हैं, आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। माने पॉलीथीन भी आवेशित हो जाएगी और बाल भी आवेशित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, आवेशित हो जाएंगे। चलिएगा आगे, आगे क्या है अपने पास, आगे है, आइए अब इसकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करें। ठीक है, और भी वस्तुओं को आवेशित करने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखो अपने पास क्या है, अपने पास काफी सारा है। देखो रिफिल, रिफिल होते हैं ना, पेन की खाली रिफिल हो गई, उसको पॉलीथीन या फिर ओनी वस्त्र से रगड़िएगा तो कागज के टुकड़े को आकर्षित करती है या नहीं, बिल्कुल करती है। और आवेशित या आवेशित नहीं, आवेशित होती है। ठीक है, गुब्बारा हो गया, मानी पॉलीथीन ओनी वस्त्र, इससे रगड़ोगे तो ये भी दोनों हो जाएंगी। ठीक है ना? ऊन हो गई, तो रबड़ से निकलने पर भी ये क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगे। ठीक है ना? क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। इसमें स्टील का चम्मच हो गया, पॉलीथीन और ऊनी वस्त्र से रगड़ने पर भी आवेशित हो जाएगी। और भी काफी सारे क्या हैं, आवेश हैं, जिससे ये क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। चलेगा, पार्ट नंबर 3 है अपना, माने आवेश के प्रकार तथा उनकी अन्योन्य क्रियाएं। भाई जो अपने पास आवेश है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या नेगेटिव होते हैं, या और कोई इसके आवेश के प्रकार है वो होते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम अध्ययन करते हैं, जानते हैं और सीखते हैं कि और कौन कौन से अपने हैं। चलेगा आगे, आवेशों के प्रकार तथा उनकी अन्योन्य क्रिया, क्या उनकी अन्योन्य क्रिया हम अगले क्रियाकलाप में कुछ वस्तुएं सारणी में जो दी गई है उन पर करते हैं ना। लीजिए, गुबड़ा आ गया अपने पास, गुब्बारा। ठीक है, दो गुब्बारे फुलाइए और इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श न करे। क्या, एक दूसरे को स्पर्श न करे। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं, आप क्या
देखते। ठीक है, देखो अपने पास आ गया, दोनों गुब्बारों को रगड़ा गया है। दोनों गुब्बारों को क्या किया गया है, जरा समझिएगा। पहले क्या बोल रहा है कि दो गुब्बारे फुलाए, इस प्रकार से लटकाए और ये एक दूसरे को स्पर्श न करें, और दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या किया गया है, इधर दोनों गुब्बारे हैं, दोनों गुब्बारों को रगड़ा गया है, और किससे रगड़ा गया है, ऊनी कपड़े से रगड़ा गया है। आपको पता है, क्या पता है मेरे भाई, क्योंकि एक ही प्रकार के कपड़े से रगड़े गए, ऊनी कपड़े से। और जब एक ही प्रकार के कपड़े ऐसे थे, रगड़े गए बिना रगड़े तब तो, और जैसे ही उनको रगड़ा तो भाई साहब दूर दूर हो गए, क्योंकि समान चार्ज इनमें उत्पन्न होगा। अगर इसमें माइनस हो गया होगा तो इसमें भी, अभी मुझे पता नहीं कि कौन सा चार्ज इसमें प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि हम आगे सीखें। अगर इसमें माइनस चार्ज है तो इसमें माइनस है, इसमें प्लस वाला है तो इसमें भी प्लस वाला है, तभी तो, क्योंकि समान चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं और असमान चार्ज पास में आते हैं, चिपकते हैं, है ना, पास में आते हैं, चिपकते हैं। असमान चार्ज पास में आते हैं, समान चार्ज दूर भागते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लिखा है सीधा का सीधा भाई, जो समान आवेश होंगे, क्या मेरे भाई, समान एक जैसे आवेश होंगे जो प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब होता है ये इधर भगेगा और ये इधर भगेगा, ठीक है ना, दूर दूर भागते हैं, चिपकते रहेंगे, पास नहीं आते हैं। क्या नहीं आते मेरे भाई, पास नहीं आते हैं, पास नहीं आते हैं। चलिए आगे अपने पास क्या है, आइए अब हम इन क्रियाकलापों को पहन के बेकार रिफिलों के साथ भी दोहराते हैं। और एक रिफिल को पॉलिथीन से रगड़िए और जांच कीजिए कि गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए और दूसरे रिफिल को पॉलिथीन से रगड़िए, कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, माने समान आवेशों के बीच में अन्योन्य प्रक्रिया है, ठीक है ना। आवेश समान, क्योंकि एक ही चीज से अभी आप रगड़ोगे तो समान आवेश होगा। इसे आवेश रिफिल के निकट लाइए, आवेशित रिफिल के क्या लाइए, निकट लाइए। सावधान रहिए, रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुएं। रिफिल का जो आवेशित सिरा है, जिसमें आवेश उत्पन्न हो चुका है, उसको आप हाथ से न छुएं। क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या वे दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं? या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, नहीं करती, आपको बताना। इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए तो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि विभिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा, आइए पता लगाते हैं। एक रिफिल को पहले की भांति रगड़ कर धीरे से गिलास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और परीक्षण कीजिए। क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, माने आकर्षित करते हैं, और समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। आइए परीक्षणों का सारांश करें। क्या करें, सारांश करें, पता लगाएं कि क्या कलश हुआ। एक आवेशित गुब्बारे को दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, माने समान आवेश वाले गुब्बारे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और एक समान आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया। क्या किया है मेरे भाई, प्रतिकर्षित किया है। परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया है। एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को क्या किया, आकर्षित किया है। ठीक है, रिफिल और गुब्बारा आपस में क्या होंगे, आकर्षित होंगे। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेशित रिफिल के आवेश भिन्न प्रकार का है? जो चार्ज है वो आवेश जो भिन्न प्रकार का है। क्या रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सजातीय होते हैं? आगे लीजिएगा। आगे अपने पास एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मेरे भाई, दूर भगाते हैं।
और सजातीय या भिन्न आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माने जो भिन्न आवेश होते हैं विजातीय, विजातीय में भिन्न का मतलब प्लस और माइनस होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और यदि प्लस प्लस होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और माइनस माइनस होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माने दूर भगाएंगे। सामान्य मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक है, अगर आप रेशम से कांच की या क्वार्टज की छड़ को रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा, धनावेशित आएगा, माने पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। ठीक है, रेशम से यदि आप रगड़ते हो तो, और रेशम में नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो रेशम का कपड़ा है उसमें नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अन्य प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहेंगे, माने जो दूसरा प्रकार का आवेश है उसे हम ऋण आवेश कहेंगे, नेगेटिव आवेश कहेंगे। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। दोनों के बीच क्या होता है मेरे भाई, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है, एक दूसरे के पास आते हैं। क्या आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रा पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपका यह अनुमान है कि प्लास्टिक स्ट्रा पर ऋणावेश तो होना चाहिए। आपका अनुमान क्या है कि प्लास्टिक स्ट्रा पर कौन सा आवेश होना चाहिए, ऋणावेशित होना चाहिए। सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। जो अगर हम किसी चीज को रगड़ते हैं तो उस पर उत्पन्न जो आवेश हैं वो आपके ऋणावेशित होंगे। क्या, सॉरी, स्तर वैद्युत आवेश होंगे। कौन से होंगे, स्तर वैद्युत आवेश होंगे। सही है, कौन से होंगे, स्तर वैद्युत या वैद्युत आवेश स्तर होते हैं। वे स्वयं गति नहीं करते, वे स्वयं कभी भी गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। जब आवेश गति करते हैं तो क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है। ठीक है, आप कक्षा 6 से ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रभाव ही है। क्या है, आवेशों का प्रभाव ही है मेरे भाई। आगे अपने पास है आवेशों का स्थानांतरण। ठीक है, आवेशों का स्थानांतरण से मतलब है मेरे भाई एक जगह से दूसरी जगह आवेश कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, आवेश बोले तो चार्ज। क्या होता है, चार्ज। क्या होता है, चार्ज। ठीक है ना, चार्ज। क्या होता है, चार्ज। क्या होता है, चार्ज। आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज। इसकी मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है ना, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो बताइए आवेश का स्थानांतरण। माने गुब्बारे की एक खाली बोतल लीजिए और बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। चित्र में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्यूमिनियम के पन्ने की लगभग 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटिए। 4 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर पट्टी काटेगा। ठीक है ना, काटिएगा। चलिए आगे, पट्टी काटेगा और चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुमाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आकर्षित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श करिए। परीक्षण कीजिए क्या होता है। क्या पन्ने की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, माने दूर दूर करती है, अथवा आकर्षित करती है, माने पास पास लाती है। अब पेपर क्लिप के सिरे अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या कराइए? स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्ने की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? क्या इस उपकरण का उपयोग पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है? क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्ने की पट्टियां एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती है? क्या पन्ने की पट्टियां एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती है? क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं?
या नहीं। देखो ये अपने पास है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है। क्या दिया गया है? सरल विद्युत दर्शी। क्या है? सरल विद्युत दर्शी। यहाँ से आप लोग एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। आगे अपने पास क्या है कि एल्यूमिनियम की पन्ने की पट्टी, एल्यूमिनियम की पन्ने की पट्टी या पेपर, एल्यूमिनियम की पन्ने की पट्टी या पेपर, एल्यूमिनियम की पन्ने की पट्टी या पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिपल से आवेश प्राप्त करती है। याद रहे कि धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, मानी दूर भगाती है और फैलाती है। इस प्रकार युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत दर्शी कहते हैं। जिस दर्शी से हमें ये पता लग जाए कि विद्युत का चालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत दर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? विद्युत दर्शी हम उन्हें कहेंगे। चलेगा आगे। को किसी आवेश वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे धीरे हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे, वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। अब हर बार आप यह देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पेपर क्लिप को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती है। इस कारण यह स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियां आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कह सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कित कहते हैं। ठीक है ना? किसी आवेश को अगर भूसंपर्कित करके पृथ्वी के अंदर भेज दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? भूसंपर्कित कहेंगे। ठीक है ना? क्या डाल देंगे? भूसंपर्क में डाल देंगे तो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। हर घर के अंदर एक अर्थ लगाया जाता है। एक क्या लगाया जाता है? अर्थ लगाया जाता है, जिसे तीसरा वायर भी बोलते हैं। एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है, एक अर्थ होता है। ठीक है ना? क्या होता है? एक अर्थ होता है। चलिएगा आगे अपने पास है कि विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न आघात से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भूसंपर्कण की व्यवस्था की जाती है। भाई कभी कभार क्या होता है कि हमारे घरों में क्या हो जाता है? करंट लीकेज हो जाता है। करंट लीकेज का मतलब हो गया कि भाई कहीं से भी इंसुलेशन फट जाता है या इंसुलेशन हट जाता है, तो हमारे तार उसको छूने की संभावना होती है। या फिर हमारे जो वायर वगैरह जल जाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं, जल जाते हैं तो वो आपस में क्या होंगे? स्पार्क करेंगे। उस स्पार्क को बचाने के लिए, उस आघात को बचाने के लिए, उस असुरक्षा को बचाने के लिए हमारे सभी के घरों के अंदर इलेक्ट्रिशियन एक क्या करता है? अर्थ लगाता है। क्या करता है? अर्थ लगाता है। अब जब भी हमारे घरों के अंदर जब वो वायर आपस में भिड़ेंगे, सिमटेंगे या फिर उसमें चिंगारियां उत्पन्न होगी, जैसे ही उस भूसंपर्कन के संपर्क में आएगी, पूरा का पूरा जो डिस्चार्ज है कहाँ चला जाएगा? जमीन में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, पृथ्वी के भूगर्भ में चला जाएगा अर्थ के थ्रू, अर्थ के द्वारा, और हमारे घरों के अंदर आग लगने से बच जाएगी। माने उनमें जो चिंगारियां उत्पन्न होगी वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। चलिए आगे है तड़ित की कहानी। क्या है? तड़ित की कहानी। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। ठीक है? क्या करना संभव है? उसकी व्याख्या करना संभव है। पहले तो इसको समझ लेते हैं, फिर तड़ित की कहानी समझेंगे कि तड़ित क्या है।
गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है। ठीक है ना, क्या है, जब गरज होती है, बारिश होती है, तब गर्जन होती है। क्या होती है, गर्जन होती है। तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है। जब जल की बूंदें नीचे की ओर आती है और इन प्रबल गतियों के कारण आवेश का पृथक्कन होता है। किसका होता है, आवेशन का पृथक्कन होता है, माने आवेश अलग अलग होते हैं एक प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझ सके हैं। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्रित हो जाते हैं। जो बादल हैं उनके ऊपरी सतह पर कौन सा धनावेश एकत्रित हो जाता है तथा ऋणावेशित बादलों के निचले किनारों पर संचित होते हैं। माने जो बादल के निचले किनारे हैं उन पर कौन सा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, माने नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, संचित हो जाएगा। धरती के निकट भी आवेश का संचयन होता है। जो अपनी धरती है उसके निकट भी किसका आवेशन होता है, आवेशों का संचयन होता है। जब संचयन आवेशों का परिमाण अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वायु विद्युत की हीन चालक है। वायु जो है विद्युत की क्या है, हीन चालक है, कमजोर चालक है। आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती, आवेश का जो प्रवाह है उसे नहीं रोक पाती है। ऋणात्मक तथा धनावेश आवेश मिलते हैं। ऋणात्मक और जब धनावेश आवेश क्या होंगे, मिलेंगे, तो प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तड़ित के रूप में देखते हैं, या इसे ही हम क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं या बिजली कहते हैं। और इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन कहते हैं। 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 ठीक है, जरा देखो इसको सही से देखो। ठीक है, जो हमारे बादल हैं जिनकी ऊपर वाली सतह होती है, जो बादल हैं जिनकी ऊपर वाली सतह होती है उन पर तो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और नीचे वाली सतह पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। इस कारणवश जब भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो आपको पता है प्लस माइनस मिलकर चिंगारी उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी चिंगारी और ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है, चिंगारी और ध्वनि उत्पन्न होती है। साथ ही साथ जो हमारी पृथ्वी है उसके निकट भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या करती है, किसी जमीन पर या किसी पेड़ पौधे पर गिरती है। आवेश के संचयन से तड़ित का होना, ठीक है, दिखाया गया है। चलिएगा आगे अपने पास है, क्या है मेरे भाई, विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं दो बादल ही हो, पृथ्वी और बादलों के बीच भी हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किस चीज से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, प्राचीन लोगों की तरह हमें तड़ित से भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, क्या नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है। ओके, क्या नहीं है मेरे भाई, आवश्यकता हमें नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। किसकी होती है, तड़ित जब गिरती है तो किसकी, जीवन की तथा संपत्ति मानी पैसों की भी हानि होती है, जीवन की भी हानि होती है। मानी काफी सारे पशु पक्षी जानवर और मनुष्य मर जाते हैं। और अगर किसी घर पे गिर गई तो पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और डिस्ट्रॉय हो गया तो समझो कितना नुकसान होगा। तो संपत्ति की भी हानि होती है और किसकी भी हानि होती है, जीवन की भी हानि होती है। अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय आवश्यक करने चाहिए। क्या करने चाहिए भाई, उपाय आवश्यक करने चाहिए। अब आगे है तड़ित से सुरक्षा। ठीक है ना, तड़ित से किस प्रकार सुरक्षित होना है हमें, वो इस यहाँ हम देखेंगे। माने तड़ित से सुरक्षा, माने तड़ित अब झांझ या गर्ज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। माने खुले स्थान पर आप लोगों को जाना नहीं चाहिए, वहां पर वो चीज क्या नहीं रहती, सुरक्षित नहीं रहती है। गर्जन
ये नहीं होता गर्जन सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अगर जैसे ही गर्जन सुनाई दे तो तुरंत आप कहाँ पहुंचेंगे, एक सुरक्षित और बंद आवास पर पहुंच जाएंगे। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। कुछ देर क्या कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, तुरंत बाहर मत आइएगा। आगे है सुरक्षित स्थान का पता लगाना। मानी कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है, बिल्कुल। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप भीतर सुरक्षित है, ठीक है ना। उसके दरवाजे बंद होने चाहिए, उसकी खिड़कियां वगैरह बंद होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो करंट है केवल उनके बाहर बाहर ही जाएगा। आगे क्या है, तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या न करें। मान तड़ित झंझा के समय अगर गिर भी जाए तो क्या करें। माने बाहर में बाहर खुले में, माने खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से सुरक्षित नहीं है, नहीं तड़ित से सुरक्षा नहीं करते हैं। तड़ित झांझ के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। माने छाता तो लेकर चलना ही नहीं चाहिए तड़ित झांझ के समय। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लें, ठीक है ना। वन में है तो बड़े वृक्ष के नीचे शरण न लें, छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेनी चाहिए, ठीक है। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है, वे सभी वृक्षों से काफी दूरी पर है। आगे देखिएगा, खड़े रहें, जमीन पर न लेटें, ठीक है ना। खड़े रहें, जमीन पर न लेटें, बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन पाएंगे, लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे, ठीक है ना। माने छोटा सा लक्ष्य बन जाएंगे आप लोग। ये बैठने का तरीका है। घर के भीतर, अगर घर के भीतर है तो किस प्रकार आपको रहना है। तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत आवेशों तथा दांतों के पाइपों पर आघात कर सकती है। क्या आपको याद है कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। तड़ित क्या है, एक विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन का मतलब है आकाश से विद्युत आएगी और जमीन में चली जाएगी, विसर्जित हो जाएगी। बोलते हैं ना गणेश जी विसर्जित करते हैं, तो हम गणेश जी को ले जाकर कहाँ विसर्जित करते हैं, जल में डालते हैं, तो उसे विसर्जन बोलते हैं। तो उसी प्रकार से लाइट ऊपर से आती है, इलेक्ट्रिसिटी जमीन में विसर्जित हो जाती है। तड़ित झांझ के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को कॉल भी आपको नहीं करनी चाहिए। आगे लीजिएगा, बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झांझ के समय स्नान से बचना चाहिए। माने किससे बचना चाहिए मेरे भाई, स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है। इनसे कोई हानि नहीं होती है, इनसे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, इन्हें आप जलाए रख सकते हैं। आगे अपने पास क्या है, तड़ित चालक। तड़ित चालक क्या है, तड़ित चालक माने तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। भाई तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति होती है जिसको भवनों पर लगाया जाता है, ऊपर वाली छत पर लगाया जाता है, बिल्डिंग पर लगाया जाता है, जिससे कि भवनों की क्या की जाती है, सुरक्षा की जाती है। कैसे सुरक्षा की जाती है भाई, वो जो रहता है पूरा का पूरा कॉपर का रहता है, उस पर एक क्या लगा देते हैं, टावर सा लगा देते हैं, ठीक है। और एक ड्रम होता है, और उस ड्रम को लगाकर उस पर एक वायर लगाकर, उसको कॉपर का मोटा वायर लगाया जाता है कॉपर का, और उसको जमीन में लाकर क्या कर दिया जाता है, नीचे ग्राउंड कर दिया
जाता है। अगर उस छत पर बिजली गिर रही है तो गिरने से पहले उस कॉपर के संपर्क में आएगी, और कॉपर के संपर्क में आते ही आपको पता है बिजली को रास्ता वह चाहिए जिससे कि वो सुगम तरीके से बह सके। तो कॉपर सबसे अच्छा चालक है। वैसे उससे अच्छा चालक चांदी है, लेकिन चांदी का हम कुछ लगा नहीं सकते घर के ऊपर, नहीं तो कोई उखाड़ ही ले जाए उसको, है ना। तो कॉपर का लगाते हैं और उसको जमीन तक ग्राउंड कर देते हैं। किसी भी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरों को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। काफी गहराई तक क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। धातु की छड़ आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार, यानी धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित जांच के समय इन्हें स्पर्श न करें। तड़ित जांच के समय इन्हें क्या न करें? स्पर्श न करें। जरा देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, एक ऊपर से लेकर नीचे तक एक रोड लगाई गई है। क्या लगाई गई है? रोड लगाई गई है। और इस रोड से इसको रोड को खुला छोड़ दिया गया, जैसे ही करंट आएगा इसको ले लेगा, ठीक है, बिजली चमकेगी इसको ले लेगी। जमीन में यहाँ पर अर्थ कर दिया गया है, इसको लगा देते। अगर ये चीज समझ में नहीं आए तो यहाँ पर क्या है, एक ड्रम जैसी चीज रखी जाती है और ड्रम पर क्या की जाती है, ऐसे वायर लगा दिए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और उसको कनेक्ट करके वैसे जमीन में लाके डाल दिया जाता है कॉपर वायर को, ठीक है ना। क्या करके? कॉपर वायर को डाल दिया जाता है और तड़ित झांझावात से सुरक्षा प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। क्या की जाती है? इनसे सुरक्षा प्राप्त की जाती है। आगे आ गया अपने पास भूकंप, ठीक है ना। भूकंप को सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। क्या आ गया? भूकंप। आगे अपने पास है भूकंप। भूकंप का मतलब होता है अचानक से पृथ्वी की जो नीचे प्लेटें होते हैं उनमें टकराव होता है, और उन टकरावों के कारण जो पृथ्वी है उसमें कंपन उत्पन्न होते हैं, और कंपन उत्पन्न होने के कारण जो पृथ्वी के ऊपर जो बसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, है ना, उनके गिरने की संभावना हो जाती है। बिल्डिंगों में बहुत ज्यादा होता है, जैसे यूं कंपन उत्पन्न होता है तो आपको पता है बिल्डिंगें क्या करती है? हिलती डुलती है। और जिनके अंदर बीम वगैरह नहीं होते हैं खड़े वाले, तो वो बिल्डिंगों के गिरने का खतरा ज्यादा होता है। ऊंची ऊंची इमारतों के गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपने अभी तड़ित झांझावात अथवा तड़ित के विषय में अध्ययन किया है। वे प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवंश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झांझावात के बारे में भी चेतावनी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेतावनी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेतावनी दे देते हैं पहले। यदि तड़ित झांझ होती है तो इनके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना बनती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाले क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे आसपास के लिए हमारे पास क्या होता है? समय होता है। क्या होता है मेरे भाई? समय होता है, ठीक है ना। क्या होता है? समय होता है। लेकिन भूकंप यदि आ गया तो उसके बचने के लिए कोई समय नहीं होता है, ठीक है ना, उसकी भविष्यवाणी। तथा एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। माने जो भूकंप है उसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती, ठीक है ना, हो सकती होगी लेकिन अभी उसका पता नहीं लगाया गया है। यह है कि भूकंप यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति करता है। जन और जीवन माने आदमी के जीवन और जानवरों के जीवन में भी क्या होगा? जनजीवन का मतलब जनजीवन माने लोगों के जीवन में क्षति उत्पन्न करता है, ठीक है ना। माने काफी सारे लोग इसके अंदर मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? काफी सारे लोग मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, और काफी बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो जाती है, गिर जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई? क्षतिग्रस्त हो जाती है, गिर जाती है।
आगे अपने पास है 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर, 8 अक्टूबर 2005 को भारत में कौन से कश्मीर में? उत्तरी कश्मीर में, ठीक है ना। उत्तरी कश्मीर में, कश्मीर के ऊपरी, कश्मीर के उरी उरी और तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। कौन सा आया था? बड़ा भूकंप आया था। अपने माता पिता से इन भूकंपों द्वारा जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए और उस समय के समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा क्षति हुई को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। क्या बनाए? संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइएगा, ठीक है। आगे है इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कह सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है, ठीक है ना। भूकंप क्या होता है, इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे अपने पास क्या है? मानिए भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है और पृथ्वी कंपन अथवा कोई झटका होता है। पृथ्वी का कोई कंपन होता है और कोई झटका देती है या झटका होता है। यह पृथ्वी की भूप्रपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण होता है। गहराई में जो भूप्रपट्टी है उसमें गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। भूकंप सब जगह हर समय क्या होते हैं? आते रहते हैं, ठीक है। ये देखो उसका थोड़ा सा एक डायग्राम लिया है जहाँ पर जो क्षति हुई है, ठीक है ना, क्या हुई है? भूकंप के कारण क्षति हुई है, उसका एक डायग्राम दिया गया है जो कि कश्मीर वाले का है, ठीक है। वहाँ पे बिल्डिंगें गिर गई थी, जनहानि भी काफ़ी हुई थी, ठीक है ना। क्या हो गई थी? बिल्डिंगें गिर गई थी, जनहानि भी काफ़ी वहाँ पर हुई थी। उसका ये डायग्राम अपने पास दिया गया। चलेगा आगे है कि प्राय इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं और ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि होती है। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि होती है। इनसे जीवन तथा संपत्ति की क्या होती है? विशाल हानि होती है। भूकंपों से क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का मतलब होता है नदियों के अंदर जो होता है पानी वो तेजी इस तरह से रिहायशी इलाकों में फैल जाता है। भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन का मतलब होता है जो पहाड़ होते हैं वो नीचे आ जाते हैं कट के, ठीक है ना। और सुनामी आ सकती है, सुनामी भी आ सकती है। सुनामी क्या होती है? तीव्र लहर होती है जो समुद्र से उठकर सिटियों में प्रवेश करती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी। क्या आई थी? एक विशाल सुनामी, ठीक है, जिसमें तीव्र हवा होती है। महासागर के चारों ओर के तटीय क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। जो तटीय क्षेत्र में बना लेते हैं मकान वगैरह, वहां पर क्या हुई थी? अपार हानि हुई थी। क्या होती? अपार हानि हुई थी। अपार का मतलब होता है बहुत ज्यादा। संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए और भारत में पूर्वी तटीय अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। अपने माता पिता अथवा परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों अथवा पास पड़ोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जानकारी लीजिए, ठीक है, क्योंकि बड़े जो लोग हैं उनको इस चीज की जानकारी होती है
कहाँ कहाँ पर भूकंप आया था, उनसे कितनी कितनी हानियां हुई थी, इसकी सारी की सारी जो डिटेल है हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें दे पाएंगे। ठीक है ना, क्या कर पाएंगे, वो दे पाएंगे, क्योंकि उनको इस बारे में थोड़ी नॉलेज होती है। भूकंप का क्या कारण है, ठीक है ना। जरा देखिए, मानी दादी दादी मुझे बताओ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है। देखो सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे इधर दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है। देखो, पुरानी कहानियां हैं, पुरानी क्या है, कहानियां हैं। जब इन चीजों के बारे में कोई पता नहीं होता है तो माता पिता एक कहानी गढ़ के अपने बच्चों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, और बच्चा उससे जब छोटी उम्र में होता है तो तर्क नहीं कर पाता है और वो उस चीज को सत्य मान लेता है। ठीक है ना। बोलते हैं कि जो पृथ्वी पूरी शेषनाग के ऊपर है ना, तो शेषनाग जैसे हिलता डुलता है तब भूकंप आता है। हद हो गई भाई, शेषनाग पृथ्वी के धारण कैसे कर सकता है, हद हो गई है। फिर पृथ्वी के नीचे तो पानी नहीं है, फिर कहाँ रहेगा वो, खाता क्या होगा, इतना बड़ा शेषनाग इतनी है, घरों को खाता है क्या। बोला जाता है, दादी ने बोला सांड के सींग पर है, इस सींग पर है, और जब वो थक जाता है तो दूसरे सींग पर आ जाती है, तो तब क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। हद हो गई, ये अतर्क से सिले बातें हैं। केवल और केवल बच्चों को क्या किया जा सकता है, इसे संतुष्ट किया जाता है, पर ये एक औचित्यपूर्ण जवाब नहीं है। ठीक है ना, औचित्यपूर्ण जवाब नहीं है। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं, क्या, मनगढ़ंत कथाओं जैसी भूजो की दादी ने सुझाई थी द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। जरूरी नहीं है कि वो भारत में ही हो, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार की कहानियां थी इसमें। ठीक है, पृथ्वी के अंदर भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं। अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्खलन या भूकंपन आते हैं, भूकंप आते हैं या भूस्पंदन आते हैं, और पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। जरा देखो, अपने पर्पटी की टोटल 4 परतें यहाँ पर दिखाई गई है। जो ऊपर की जो पर्पटी होती है जिसे भूपर्पटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। बाहर की जो कितनी सुंदर और बढ़िया दिखाई देती है। फिर जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो फिर इस पृथ्वी का कौन सा आ जाएगा, प्रवार। कौन सा आ गया आपका, प्रवार आ गया। फिर होता है बाह्य करोड़ आ गया, फिर आंतरिक करोड़ आ गया। ठीक है, इनमें वैसे अलग अलग परतें हैं, क्या है, अलग अलग परतें हैं, उनका अलग अलग नाम है। अंदर की तरफ ये पूरी की पूरी पृथ्वी गर्म है, लावा भरा हुआ है, उकल रही है अंदर से पानी की तरह, जैसे पानी को गर्म करे उकलती है ना वो, तो इसी प्रकार से अंदर से क्या है, पृथ्वी पूरी गर्म है। आप लोगों ने इसके निकलने के लिए देखा होगा कि इनके निकलने के लिए ज्वालामुखी बने होते हैं। इनसे इस पृथ्वी के अंदर की जो गैसें हैं वो बाहर निकलती रहती है। क्या करती रहती है, बाहर निकलती रहती है पृथ्वी के अंदर की जो गैसें। ठीक है ना, चलते हैं मेरे भाई आगे। आगे है पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। यानी प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है, और जब ये एक दूसरे से रगड़ती है, टकराती है या रगड़ खाती है, तब अथवा टक्कर के कारण क्या उत्पन्न हो जाते हैं, भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें भारत कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, भारत अपने को दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा भारत। ठीक है, ये भारत अपना, और ये पूरा क्या है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है ना, पूरा कौन सा महाद्वीप है, एशिया है। ये आपका कौन सा है, इधर वाला जो महाद्वीप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका क्या यूरोप है। ठीक है, और ये अमेरिका है, और ये उत्तरी अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऐसे करके। अब यहाँ पर अलग अलग प्लेटें हैं। यहाँ पर जो अपनी प्लेटें हैं कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है। कौन सी प्रेस है, यूरेशियन प्लेट है। ठीक है ना, यूरेशियन प्लेट है, और ये अरेबियन है प्लेट है, इधर अरब की जो है, और इधर कौन सी, इंडियन प्लेट। कौन सी, इंडिया में इंडियन प्लेट है। ठीक है, तो 3 प्लेटें हैं, जब आपस में टकराती हैं, ये टकराती है कहीं न कहीं से, तो क्या हो जाता है, भूकंप पैदा हो जाता है। पृथ्वी की प्लेटें।
चलेगा मेरे भाई। यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, एक प्लेट क्या हो जाती है, दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। तो इसके कारण भू प्रॉपर्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। क्या होता है? विक्षोभ उत्पन्न होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। यही विक्षोभ पृथ्वी के ऊपर क्या दिखाई देता है? भूकंप के रूप में दिखाई देता है। टकराती प्लेट, ये देखो नीचे प्लेट लग रही है, ये रही, ये प्लेटें आपस में क्या करती है? टकराती। एक प्लेट ये रही, ठीक है। प्लेटों की तो कमी नहीं है, कभी कभी इनमें रोटी रखे भी खा लेंगे हम, है ना, ठीक है। तो ये क्या? रगड़ती प्लेट, ये आपस में क्या है? रगड़ हो रही है प्लेटों में। पृथ्वी की प्लेटों की गतियां। यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सके। भाई अब तक हमें ये पता नहीं लगा है, वैज्ञानिक तो काफ़ी सारा खोज भी कर चुके हैं, काफ़ी सारा रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों का इस कारण का कोई पता नहीं लगा है कि कौन से समय पर और कौन सी प्लेट में भूकंप आने वाला है या कौन सी जगह पे आने वाला है। ठीक है, भूकंप आ जाएगा तो बता देंगे कि भाई इस जगह पे आया है, लेकिन उसका प्री माने पहले नहीं बता सकते कि भाई कब भूकंप आने वाला है और कब भूकंप नहीं आने वाला है। ठीक है, सुनामी अगर आती है इनके बारे में तो पहले ही पता लग जाता है। सुनामी आ रही है, वर्षा आ रही है या फिर आंधी तूफान वगैरह आ रहे हैं, इनके बारे में वैज्ञानिक पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं, लेकिन इस बारे में वो कुछ बता नहीं सके। अभी तक कोई खोज वगैरह हुई नहीं है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्खलन उत्पन्न हो सकते हैं। चलेगा, पृथ्वी पर भूस्पंदन भूस्पंद पृथ्वी के अंदर भूस्पंद ज्वालामुखी फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिक के विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं। भूकंप प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। और इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भूकंपी क्षेत्र अथवा क्या कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर है। माने कश्मीर है, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय है, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण है, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान है। सिंध गंगा के क्या है? मैदान है। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के भाग भी कुछ खतरे में आते हैं, बाकी सारे नहीं आते हैं। ये जरा देखिएगा, अपने पास क्या है, ये पूरा डायग्राम है ऑल ओवर इंडिया का। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ हमें हिंद महासागर दिखाई देगा इधर। ठीक है, क्या दिखाई देगा? हिंद महासागर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी। ये इंडियन प्लेट है पूरी की पूरी। यहाँ माउंट एवरेस्ट की ये जो श्रृंखला है ये चली रही है। ये पूरा गंगा का मैदान है उत्तर में। ठीक है, और ये यूरोप है तो इधर तिब्बत है, ये चाइना है पूरा का पूरा। ठीक है ना, चाइना का क्षेत्र है। ठीक है, ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट है। कौन सी प्लेट है ऊपर की तरफ? यूरेशियन प्लेट, ये वाली। ठीक है ना, यूरेशियन प्लेट है। और इधर जो होगी वो अरेबियन प्लेट है। ठीक है ना, चलिए आगे अपने पास क्या है? आगे अपने पास है माने किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अगर कितने खतरनाक भूकंप है, कितना नॉर्मल भूकंप है, उसको किस पैमाने से नापा जाता है? रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंप का रिएक्टर पैमाना परिमाण 7 से अधिक होता है। अगर 7 से कम भूकंप आ रहा है
तो वो ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन भुज तथा कश्मीर में आए दो भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था, माने 7.5 से अधिक था, तभी वहां पर ज्यादा जनहानि और बिल्डिंगों की क्या हुई थी, हानि हुई थी। किसकी हानि हुई थी, जनहानि और भूकंप बिल्डिंगों की हानि हुई थी। चलिएगा इसको जानते हैं। आगे अपने पास क्या जरा देखिएगा, मानी भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंग उत्पन्न करते हैं और इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक मानी किसके द्वारा, उपकरण द्वारा या रिक्टर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। और यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ है। यह उपकरण मात्र क्या है, कंपायमान छड़ है। दोलन होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन का मतलब होता है कंपन करने लगता है। इस के कंपायमान यंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, एक पेन जुड़ा रहता है। और यह पेन इस नीचे की गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड रहता है। और इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बनाते हैं। जैसा कि चित्र 12.14 में दिखाया गया है। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकते हैं। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास रिएक्टर दिया गया है। ये देखो, ठीक है ना, ये अपना रिएक्टर है ना, क्या है, रिएक्टर है। रिएक्टर दिखाया गया अपने पास, ये टैक है इसको पकड़ने का, यहाँ पर एक डोरी है, यहाँ पर एक पेन है इससे, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये ड्रम घूमता रहता है और क्या है, लोलक का जो चित्र है, लोलक का जो गोलक है, ठीक है ना, ये क्या हो, गोल गोल घूमता रहता है। और जैसे जैसे भूकंप आएगा, ये जो पेन है इस पर क्या करता जाएगा, ग्राफ बनाता जाएगा। ये पेन चार्ट हम जो इसका है चार्ट, ठीक है। और जो इसका ग्राफ बनेगा 0 से लेकर 60 तक होता है। इसमें अगर कम है तो धीरे धीरे ये रहेगा, और ज्यादा यदि रिएक्टर का है तो ज्यादा मूवमेंट करेगा। कम है तो कम कम, और ज्यादा है तो ज्यादा बताएगा। कम है तो थोड़ा थोड़ा, और ज्यादा है तो ज्यादा ज्यादा बताएगा, ठीक है ना। ये एक भूकंप लेखी का आरेख है। क्या है ये, भूकंप लेखी का आरेख है। इधर क्या है, केंद्र। भाई केंद्र का कैसे पता लगे कि कहां से ये भूकंप जनरेट हुआ है, ठीक है ना। तो फोकस है ये, और पृथ्वी का पृष्ठ है, अभिकेंद्र है, और भूकंपी तरंगे है। आगे अपने पास विज्ञान में अन्य बहुत से पैमाने भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। माने डेसिबल, रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा के 1.5 गुनी अधिक है। क्या है, 1.5 गुनी अधिक है। वास्तव में परिमाण 2 की वृद्धि का अर्थ है कि 1000 गुनी अधिक विनाशकारी ऊर्जा। माने अगर पैमाने पर 2% 2 बढ़ रहा है ना, तो मतलब 1000 गुनी विनाशकारी क्या हो रही है, विनाशकारी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और इसीलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। कितनी अधिक होती है, 1000 गुनी क्या होती है, अधिक होती है। चलिए आगे भूकंप से बचाव। भाई भूकंप तो आ गया, फिर बच्चे कैसे उससे, आके भी चला गया, क्षति भी हो गई, काफी लोग भी मर गए, और नहीं मरे तो बच्चे कैसे। तो उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीखा है कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। भूकंपी क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है में रहने वाले लोग इनका सामना करने के लिए विशेष
सामना करने के लिए विशेष प्रबंध विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे क्या बना सकती है? संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि भूकंप निरापद हो। किसी योग्य आर्किटेक्ट अथवा संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। क्या कीजिए? संरचना इंजीनियर से क्या कीजिए? परामर्श कीजिए। ठीक है। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यह ढांचा गिरने से अधिक क्षति नहीं होती। अलमारियां इत्यादि को दीवारों के साथ जोड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे कि वे आसानी से न गिरें। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक जिसे बोलते हैं गीजर बोलते हैं या गीजर है आदि को दीवार से लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने से लोगों के ऊपर न गिरे। चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों को विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशामक के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्न उपाय हैं। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं। अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकले। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकले, माने भूकंप के पूरे होने से पहले बाहर न निकले। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। यहाँ पर भूपरपट्टी देखी। भूपरपट्टी ऊपर वाली सतह को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं। विसर्जन का मतलब होता है कोई भी करंट जो पृथ्वी में चला जाता है विसर्जित होता है। पृथ्वी में काफ़ी सारी प्लेटें हैं, उन्हें पृथ्वी की प्लेटें कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप माने पृथ्वी में जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। विद्युतदर्शी माने विद्युत जिसमें देख सके, विद्युतदर्शी। तड़ित का मतलब होता है जो बिजली गरजती है उसे हम क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। बचाने, जो तड़ित से बचाने के लिए जरूरी है उसे तड़ित चालक कहते हैं। ऋण आवेश माने जो नेगेटिव आवेश उसे ऋण आवेश, पॉजिटिव आवेश उसे धन आवेश कहते हैं। रिएक्टर पैमाना क्या होता है? जो भूकंप का पता लगाता है उसे रिएक्टर पैमाना कहते हैं। और भूकंप लेखी का मतलब कितने का आया उसको लिखने वाली को बोलते हैं। गर्जन क्या होती है? जब आकाश में बिजली के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है उसे गर्जन कहते हैं। तड़ित झांझ क्या होते हैं? आकाश में उत्पन्न बिजली को क्या बोलते हैं? तड़ित झांझ कहते हैं। आवेश स्थानांतरण का मतलब होता है आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने को क्या बोलते हैं? आवेश स्थानांतरण कहते हैं। सुनामी क्या होती है? तटीय क्षेत्रों, जहाँ पर तटीय क्षेत्र का मतलब होता है जो समुद्री तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर बहुत तेजी से तूफान आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। भूस्पंदन क्या है? जो
जमी का हिलना, भूकंप आना, उसे क्या कहते हैं? भूस्पंदन कहते हैं, ठीक है ना। और वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जमी के अंदर से स्टार्ट होता है, एक उसका केंद्र होता है, वहां से वो जनरेट होता है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सेशन खत्म हुआ और इस सेशन के बाद हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। कौन सा चैप्टर रहेगा? 13वां, प्रकाश, लाइट। इसका अध्ययन हम अगले वाले सेशन में करेंगे। आशा करते हैं आज का सेशन आपको शानदार, अच्छा और बेहतरीन लगा होगा। यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। 8वीं 9th और 10th की जितनी भी हमारी क्लास हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलेगा, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विशाल विदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।